नमस्कार मित्रों। देश में पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, सरकारें बन गई हैं, कुछ बनने वाली हैं। असम में भी बन गई है, अब तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी बन ही गए हैं लीडर। 12 तारीख को उनकी शपथ ग्रहण हो जाएगी। केरल का है, राहुल जी जब तय कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। नाना करते हुए तमिलनाडु में भी सरकार बन गई। विजय जो है सुपरस्टार वो बन गए हैं। और पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद ऐतिहासिक सरकार बनी। उधर जो युद्ध चल रहा था, जंग चल रही है, वो थोड़ा सा शांत है। लेकिन जंग से क्या हो रहा था कि जंग को लेकर ये हो रहा था कि जंग है तो तेल के दाम बढ़ेंगे। फिर भारत में सरकार ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने, देखो दुनिया भर में बढ़ गए तेल के दाम, हमारे यहाँ नहीं बढ़ाए। राहुल जी, अखिलेश जी कहते रहे देखो इलेक्शन खत्म होंगे तो चुनाव के बाद तेल के दाम, गैस के दाम बढ़ जाएंगे। अब साहब चुनाव भी खत्म हो गए, सरकारें भी बन गई, तो अब तेल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ऐसी मैथमेटिक्स है, इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे होता है, क्या नहीं होता। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि भाई जब भी तेल के दाम बढ़ने की बात होती है, मैं अपना लाइटर में पेट्रोल भरवा लेता हूँ, ऑयल का, ताकि एक टेंशन खत्म होता है। लेकिन इस तेल की और पॉलिटिक्स की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्या दुनिया है, इसको समझते हैं हम नीरज वाजपेयी साहब के साथ बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी शो में। नीरज जी बहुत विद्वान आदमी है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट को, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को और देश की राजनीति को बारीकी से, वैसे भी रायबरेली से हैं, तो रायबरेली में जो पैदा हो वो तो राजनीति हिंदुस्तान की वैसे ही कण कण से समझता है। अब बिजनेस को वो बहुत बारीकी से समझते हैं, इसलिए भी समझते हैं क्योंकि बड़े बड़े लोग उनके दोस्त हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तो हमने धन्यवाद चुनाव सर। यहाँ पर खत्म करवा दिए, सब चुनाव खत्म हो गए, पांचों राज्यों के हो गए, सरकारें भी बन रही हैं, कुछ बन जाएगी, कुछ बन गई हैं। तो राहुल जी जो कहते हैं, अखिलेश जी जो कहते हैं कि भाई सरकार चुनाव के बाद तेल के दाम बढ़ाएगी, अब हम लोगों को टेंशन हो रहा है, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या होगा और क्यों बढ़ेंगे। अब बीजेपी तो कहती रही थी कि देखो हमने नहीं बढ़ाए, दुनिया भर में बढ़ गए। तो आजकल दुनिया का हाल क्या है तेल का, और भारत का हाल क्या है? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और यह बात आपकी बिल्कुल सही है कि 2014 तक देश की राजधानी तो रायबरेली ही थी। जी। अब वो 14 के बाद बदल गई है। वहां से पल्स हम लोग मिलते थे। लाइटर नोट पे कह रहा हूँ ये, लेकिन अब जो जो परिस्थिति यहाँ पे बनी है दुनिया में, तो खाड़ी वाली पहली परिस्थिति ये है कि वहां अब दोनों ना अपना अपना जाम लगा के बैठे हैं। ना मैं कुछ करूंगा, ना कुछ करने दूंगा, ना आप कुछ करें, ना कुछ करने देंगे। करने देंगे। तो उससे उससे तकलीफ ये हो रही है कि जो सप्लाई दुरुस्त होनी थी अभी भी दुरुस्त नहीं है। ये तो एकदम फैक्ट है इसमें, क्योंकि जब तक बहुत कुछ होता नहीं तब तक मीडिया में खबरें नहीं आती। हमें ऐसा लगता है कि वहां एकदम परमानेंट शांति हो गई है और सब कुछ दुनिया बागों में बाहर आ गई है, और बागों में बाहर है नहीं। दरअसल अभी अभी भी वहां समस्या है और ब्लॉकेड लगे हुए हैं। समझौते की एक कोशिश हो रही है, और जैसा हमने आपके शो में ही कहा था कि मिलिट्री वॉर मुझे नहीं लगता कि अब इरप्ट होगा। ये इकोनॉमिक वॉर ही चलेगा, और इसी के बीच में कहीं समझौते की गुंजाइश बनेगी। अब कौन किस टर्म पे समझौता करता है ये हमें देखना है, लेकिन वो जब समझौता होगा तब होगा। अभी की परिस्थिति ये है कि समस्या तो है, यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शन है और उसका इम्पैक्ट हो रहा है। अब देखिए कितने दिन, 80 दिन हो गए करीब युद्ध के। जी। 2 महीने वो पूरे निकाल लीजिए, 10 तारीख ये हो गई, तो 70-80 दिन युद्ध के अगर हो चुके हैं, सप्लाई डिसरप्ट है, तो उसका असर हो गया है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि असर होगा तो देखेंगे, नहीं होगा, असर तो हो गया। तो एक फैक्ट तो ये है। दूसरा फैक्ट जब हम भारत में देखते हैं तो सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए, और अनुमान ये लग रहा था कि चुनाव जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद दाम बढ़े, उसके बाद भी उन्होंने नहीं बढ़ाए। उसके बाद सिर्फ उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, और काफी ज्यादा बढ़ाए हैं। 1000 रुपए करीब पर सिलेंडर बढ़ा दिए। 1000 रुपए से भी ऊपर बढ़ गया। 1000 रुपए से ऊपर बढ़ गया, 3000 के आसपास अब कमर्शियल सिलेंडर आ रहा है। और पेट्रोल डीजल के नहीं बढ़ाए, जिससे आम आदमी की, चूंकि इतनी चर्चा हो गई थी कि आम आदमी उससे एकदम टकटकी लगाया देख रहा था, सुन रहा था। इसमें एक इससे पहले कि इसका मैं असर देखूं, एक बात होगी कि करंट गवर्नमेंट हमारी जो है वो गजब की रिस्क टेकर है। अगर कोई और सरकार होती तो वो इलेक्शन का इंतजार नहीं करती, उससे पहले दाम बढ़ाती जब $140 का क्रूड आपका लैंडेड कॉस्ट थी। इस सरकार ने रिस्क लिया कि मैं नहीं बढ़ाऊंगा, देखते क्या होता है, देखते क्या होता है। कंपनियों को नुकसान हुआ, अपना नुकसान किया, और
इंतजार किया कि देखते क्या होता है, कि चीजें नॉर्मल होती कि नहीं होती। तो नॉर्मलाइज होते होते एक काम हुआ है खाली जो इनके फेवर में रहता है, कि अब हमारी जो क्रूड बास्केट है इंडिया की, वो $100 की हो गई है। तो जहां एक 40-150 तक स्पॉट ये प्राइस गया था, 70 टू 100 हो गई और 140 टू 100 हो गई है। हाँ अब वो 100 क्रूड बास्केट हो गई, लेकिन लैंडेड कॉस्ट अभी भी आपकी काफी ऊपर है। उसमें तमाम इंश्योरेंस और फ्रेट और ये वो सब जुड़ता है जी। जुड़ता है। तो ये एक पॉजिटिव कह सकते हो, ये सरकार की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थी कि उसने, वैसे भी आप मोदी सरकार देखिए जोखिम गजब लेते हैं। बंगाल में चुनाव जीतना बहुत बड़ा जोखिम था, बड़ा मतलब जो सब कुछ दांव पे लगा के जीत ही लिया उसको। तो ये भी एक पार्ट है उसका। लेकिन दूसरा पार्ट ये है कि दाम जो इस समय है वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। अब इसको बेयर कौन कर रहा है, आप ये समझिए। हम आप तो बेयर नहीं कर रहे हैं, तेल कंपनी बेयर करे या सरकार बेयर करे, अब दो ही लोग बचे हैं, या तो आप बेयर करो या आप बेयर करो। तो एज ऑन डेट कंपनी बेयर कर रही है पर कंपनीज भी है। लीटर। हाँ, पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपए से लेके 25 रुपए लीटर तक का नुकसान पर डे पर लीटर पे हो रहा है तेल कंपनियों को। और सरकार ने फैसला लिया कि हम दाम नहीं बढ़ाएंगे, मिनिस्ट्री ने तय किया है। तो इसका खामियाजा कोई तो भुगतेगा, अब कंपनी भुगतेगी। अगर सरकार तो कह रही हम तो पहले ही वो टैक्स कम करके 1,40,000 करोड़ का झेल चुके हैं, अब आप झेलो। तो कंपनी क्या उस दिन का इंतजार करेगी भाई अब सब नॉर्मलाइज हो जाए, हमारा नुकसान खत्म हो जाए तो हम तब हम ब्रेक इवन में आ जाए, या फिर उसके दाम बढ़े। परिस्थिति यहाँ पे खड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको देर सबेर आपको पास ऑन करना पड़ेगा। वो अगर मगर की कंडीशन एक ही है कि कल को युद्ध खत्म हो जाए, तेल एकदम से गिर के नीचे आ जाए, तो चलो 20 दिन और झेल लेते, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो समवन इज बेयरिंग द पेन, और किसी दिन वो पेन को पास ऑन करना पड़ेगा, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। इफ एंड बट्स नहीं है। और वो किसको बेयर करना पड़ेगा, हमको और आपको। तो दाम बढ़ाने पड़ेंगे इनको। पहली परिस्थिति ये, कब बढ़ाते हैं टाइम का इशू है खाली। दूसरा इशू ये है कि जो दाम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, केवल पेट्रोल डीजल छोड़ दें आप, तो अपना जो डोमेस्टिक सिलेंडर तो बहुत शुरू में 70 रुपए बढ़ गया था, वो तो शुरुआत में बढ़ा दिया। कमर्शियल भी बढ़ गया, इंडस्ट्रियल गैस के बढ़े हुए, इंडस्ट्रियल की सप्लाई नहीं है, एटीएफ के दाम दुगने हो चुके हैं। एटीएफ भी तो बहुत बढ़ा दिया। बढ़ा दिया, डबल भी है वो प्राइस। एयरलाइन कंपनियां तो रिक्वेस्ट लेके हाँ। पहुंची सरकार के पास कि हमारी मदद करिए। तो उसने क्या किया है, सेकंड लाइन इंपैक्ट कर दिया है। सेकंड लाइन इंपैक्ट क्या मतलब, पहला इंपैक्ट वो जो इस बिजनेस में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, यानी ऑयल कंपनीज ये सब। सेकंड लाइन इंपैक्ट मतलब जो इसके यूजर है, वो मोरबी की टाइल बनाने वाली कंपनी हो, या फिरोजाबाद की बोतल बनाने वाली कांच की कंपनी हो, या खास कोयम्बटूर की एसएमई हो, सब ने सेकंड लाइन इंपैक्ट ले लिया है, अब वो झेल रहे हैं। थर्ड लाइन इंपैक्ट ये होगा जब वो पास ऑन होकर बैलेंस शीट में जाएगा और चीजों पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर गजब का आएगा। तो ये परिस्थिति ऑलरेडी बन चुकी है, अब इसमें कोई डाउट नहीं। तो हम लोग जब मार्केट की भाषा में इसको देखते हैं, दर्शकों को आसान भाषा में बताऊं कि जो कंपनियों की कमाई है वो कम हो रही है, वो अर्निंग आपकी हिट होगी। तो अभी जो तिमाही तिमाही लोग नतीजे देते रहते हैं, तो जो चौथी तिमाही अभी खत्म हुई है वित्त वर्ष 2026 की, उसको देख के आपको शायद अंदाजा नहीं लगेगा, क्योंकि इन्वेंट्री का उसमें फायदा लोगों ने ले लिया। जो पुराना माल पड़ा था वो भी बिका, तो एक ही महीने का युद्ध का असर इसमें दिखा। लेकिन जो अब पहली तिमाही आएगी आपकी, जिसके नतीजे जुलाई में आएंगे, उस पर आपको इसका सीरियस असर दिखेगा, असर दिखाई देगा। 100% दिखेगा, उसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। तो सरकार अब अगर नहीं बढ़ा रही तेल के दाम, तो तेल कंपनियां बर्दाश्त करें, या फिर बढ़ा दे तो हम और आप बर्दाश्त करें। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव अब अगले साल है, तो अच्छा तो खासा खत्म हो गैप गया है, चुनाव, इस साल का चुनाव का काम तो खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। तो बढ़ाने के लिए पूरी पर्याप्त संभावनाएं बन चुकी हैं। अब पॉलिटिकल रिस्क नहीं है, तो इसलिए आप बढ़ा सकते हैं। कैच इसमें एक ये है कि आप आगे फेस्टिवल सीजन और बहुत सारी चीजें आती हैं, अगर आप अभी लल पीरियड में बढ़ा लेंगे तो बेटर है, नहीं तो आगे फिर थोड़ी और डिमांड जब सर्ज होगी तो तब फिर ज्यादा। दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है कि वो है। दूसरा इसमें एक और कैवियट बता दूं, कैवियट नहीं कहेंगे उसको, एक रिस्क पॉइंट कहेंगे। ये साल एल नीनो का साल है। एल नीनो एक ऐसी परिस्थिति होती है मानसून में जब पानी कम बरसता है और स्कैटर्ड होता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी का वो पूरे देश में वो समान नहीं स्कैटर। होता। और दोनों जो मौसम विज्ञानी एजेंसीज हैं, स्काईमेट और आईएमडी, दोनों ये कह चुके हैं कि बिलो नॉर्मल मानसून रहेगा, 96% से नीचे रह सकता है।
तो क्या सरकार उस परिस्थिति में रिस्क लेगी कि एनर्जी प्राइसेस तो बढ़ाएं? और मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग या कंपनी में बैठे हुए ये इस उधेड़-बुन में होंगे कि आने वाली जो समय उसमें भी परिस्थिति और थोड़ा-सा टाइट होगी मानसून को लेकर। और एनर्जी प्राइसेस आप बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, इस पर विचार मंथन माथापच्ची चल रही होगी। तो ये एक और आगे रिस्क फैक्टर जो फ्यूचर में आने वाला है। सर, इसको मुझे समझाइए। कुछ लोगों ने बताया मुझे, वो भी आप जैसे मित्र हैं, उनके भाई ये इतना तमाशा आप लोगों ने कर रखा है और ये प्रेशर बना रहे हैं कि पेट्रोल, ये जो कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, इनका घाटा बढ़ रहा है और तेल का दाम बढ़ गया, क्रूड ऑयल का, और ये सब। असल बात तो ये तो मुनाफा खा के पेट बढ़ा हुआ है, इनका तौन बढ़ी हुई है। हर कंपनी का एवरेज 75,000 करोड़ रुपए का मुनाफा सालाना हो रहा है, और उसका एवरेज निकाल के मुझे बताया गया कि 116 करोड़ रुपए आज की तारीख में भी वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो बोले फिर इतना शोर क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही ये मेरे को तो पता नहीं इतनी मैथमेटिक्स, नहीं, मैंने मैं कहा समझ कि गया आप वो। जैसे समझ जी। ये बहुत ही सरलीकरण है। किसी चीज को सरल करके एकदम से ऐसे ही जोड़ घटा के बता दो, ऐसा अर्थशास्त्र नहीं चलती है। इन कंपनियों को इस समय भयानक नुकसान है। देखिए, कंपनी या इंडिविजुअल या किसी से भी जब आप उसकी फाइनेंस की यानी उसकी वित्तीय हालत का हिसाब किताब लेते हैं, तो आप उसके आगे पीछे भी देखते हैं। आप ये खाली कह देना कि आपकी महीने में इतनी तनख्वाह है तो आप गरीब कैसे हैं, नहीं, उसके खर्चे भी तो आप देखेंगे साहब। नहीं देखेंगे, खाली आप तनख्वाह ही हमारी देख रहे हैं। तेल कंपनियों ने जो एक्सपेंशन है, जो बढ़े हुए दाम की उनको कीमत चुकानी है, जो उनको सर्विसिंग चार्जेस, जो डेट भरना है, जो ब्याज देना है, ये सब भी एक खर्चे हैं। तो जो ऑपरेटिंग लेवल पे आप देखेंगे तो उनको नुकसान हो रहा है इस समय। पहले उन्होंने बहुत पैसे कमाए थे, तो पहले के हिसाब से आज आप हिसाब नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो तो खुली किताब है। चेयरमैन साहब अपने घर तो ले नहीं गए। आप पिछले 10 साल की बैलेंस शीट देख लीजिए कि वो प्रॉफिट किधर गया। वो प्रॉफिट उसी कंपनी में लगा, एक्सपैंड किए गए, नए योजनाओं में पैसे लगाए गए। तो ऐसा नहीं कि वो पैसा रखा हुआ है कहीं, एफडी कर दी है, अब उसको अरे तो सर, यूज बिजनेस कर। आपने बढ़ाया, जेब में मेरे पे क्यों लगा रहे हैं? भाई, हमने आपके ऊपर इसलिए लगाना है क्योंकि हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। बीच में जो टैक्सेस लगा के इसको बढ़ाया गया दाम, उसके लिए आप उनसे पूछिए, सरकार से, मुझसे मत नहीं, हम पूछिए। ये कह रहे हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि जब आप कमा रहे थे, रोजाना का मान लो 150 करोड़ रुपए ही कमा रहे थे हर दिन का, तब आपने कौन से हमारे दाम कम कर दिए थे कि चलो 5 रुपए विजय त्रिवेदी आपके 5 रुपए पर लीटर कम कर देते या 2 रुपए कम कर देते? तब तो आप चुपचाप कमाते रहे थे। और तब तो नीरज जी ने भी निकाले भी ठीक है ये तो, और एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एक्सपेंशन का एहसान किस पर? नहीं, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कंपनी फॉर्म की गई अपने यहाँ भारत, जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्रीज में जब कंपनी रजिस्टर की जाती है, तो क्या उनके प्रेम्बल में या उनके डॉक्यूमेंट में यह लिखा था कि ये कंपनी चैरिटी के लिए चलाई जा रही, नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन है? वो नहीं, तो वो एक ठीक है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। वो प्रॉफिट आपके साथ क्यों शेयर करें? वो आपको, आप शेयर होल्डर हैं, डिविडेंड देते हैं आपको, आप उसके कंज्यूमर हैं, हम आपसे पैसे लेते हैं। तो बिजनेस की तरह चला। गड़बड़ जो हुई ना, वो आपका क्वेश्चन सही है कि वो गड़बड़ इसलिए हुई है कि उसके लिए कंपनी दोषी नहीं थी, वो सरकार ने बीच में टैक्स बढ़ा के दाम बढ़ा रखे थे। उनका तो हिसाब है कि हमने एक बैरल तेल इतने डॉलर में खरीदा, उसको मैंने जब अलग अलग प्रोसेस किया तो उसमें से 10 तरह के प्रोडक्ट बने, उस 10 प्रोडक्ट के दाम ये हुआ। आपको पता है जीआरएम नाम का एक शब्द होता है, बहुत आसान भाषा में बताते हैं, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, उसको बोलते हैं जीआरएम कितना है आपका। यानी एक बैरल तेल जितने में आपने खरीदा और उस तेल को संशोधित करके जितने प्रोडक्ट आपने बनाए, और उसका टोटल मार्जिन क्या है? उसका मार्जिन सिंपल है। तो वो मार्जिन आप देख लो तो आपको समझ आएगा नहीं साहब, इनके ऊपर इतना दोष मढ़ना ठीक नहीं है। टैक्सेस की वजह से वो दाम बढ़ता था, जो कि सरकार ले जाती थी टैक्स लगा के। अभी सरकार ने क्यों कम किया? 1.5 लाख करोड़ का नुकसान लिया अपना, एक्साइज घटाए, तो आप एक्साइज घटा दीजिए, दाम अपने आप कम हो जाएंगे। तो टैक्सेस की वजह से दाम ऊपर दे, इसलिए कंपनियों को मैं दोष नहीं देता, वो सरकार का पार्ट है। नहीं, तो लेकिन जीआरएम का कोई एक, जैसे मैं मार्केट में समझता हूँ कि आप एमआरपी लिखते हो, हाँ, जैसे, तो जीआरएम की भी कोई एमआरपी है कि आप 1 लीटर पे मतलब एक दिन में 100 रुपए कमा लोगे या 20 रुपए कमाओगे? कोई तो लिमिट होगी आपकी। नहीं, रिफाइनिंग मार्जिन की कोई एमआरपी नहीं हो सकती। नहीं, एमआरपी रिफाइनिंग मार्जिन के मतलब कि भाई आपने मान लीजिए 1 बैरल तेल खरीदा, ठीक, और 1 बैरल तेल के जो भी प्रोडक्ट्स थे व्हाटएवर वो बेचे,
उसका मुनाफा मान लीजिए $100 का खरीदा था, $100 का खरीदा था, तो $120 में बेचेंगे हम टोटल सब चीजों का। प्रोडक्ट की मार्केट रेट ये होनी चाहिए। अब आप उसके $175 कमा रहे हैं 100 के, तो इसकी भी तो कोई लिमिट होगी। नहीं, इसकी क्यों लिमिट होगी? नहीं, सब पूरा मार्केट ऐसे ही तो चलता है। एमआरपी का क्या मतलब होता है कि भाई मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप कैसा रखेंगे या मार्केट को कैसे कॉम्पिटिट, क्योंकि आपकी मोनोपोली है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मोनोपोली है, तो आप अपने हिसाब से बनाते हो, अपना ही कमाते हो। और जगह पर तो मैं चॉकलेट खरीद रहा हूँ तो वो 20 रुपए की आएगी, 10 रुपए की आएगी, 15 रुपए की आएगी, आप 40 रुपए की तो बेच नहीं सकते उसको। भाई बिल्कुल सही बात है आपकी कि हम जितना कमा रहे हैं उतने में हम बेचेंगे। अब हमारा प्रॉफिट कभी 20 रुपए, कभी 40 रुपए, कभी 100 रुपए हो रहा है। मैं दाम इसलिए नहीं कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मोनोपोली है। रिलायंस के भी पेट्रोल पंप है, वहां 5 रुपए लीटर सस्ता मिलता है, तो आप वहां ले लीजिए। आप वहां नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जो भी रीजन होंगे, हम तो प्रॉफिट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो पीछे से माल आ रहा है उस पर हमारा इतना प्रॉफिट बन रहा है। दाम कम करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आप मत डालिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा, ये देश के लोगों को याद रखना चाहिए कि सरकार ने इन पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया है। ठीक है। और डीरेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि रोज डेली बेसिस पे पेट्रोल डीजल के दाम कंपनियां अपने हिसाब से तय करेंगी। कम हुआ तो कम, ज्यादा हुआ तो ज्यादा, ये नियम है। हाँ, तो कम नहीं करते ना आप, तो हमको कम नहीं करना भाई, सरकार नहीं कम करने दे रही ना मुझे। नहीं, जब नियम आपने बना दिया कि कम हो रहा है तो कम करेंगे, तो कब कम करते हैं? कभी नहीं कम करते आप। इसका दोष कंपनी को मत दीजिए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से सवाल पूछिए कि कंपनियां क्यों नहीं कम कर रही थी। मैंने आपको पिछली बार बताया, मालिक कंपनी की वो है, कंपनी दोषी नहीं है। और वो भी मुझे ध्यान है 4-5 साल से दाम घटे बढ़े कुछ नहीं हुए, कुछ ही नहीं हुआ। तो वो इसलिए क्योंकि सरकार ने उनको मना कर रखा है। वरना कोई चेयरमैन आके, मैं तो कह रहा हूं कि आके बताए पब्लिक में कि मैंने दाम क्यों नहीं कम किए थे, कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि मालिक ने हमें कहा था कि दाम फिक्स रखें, इतना घटेंगे ना बढ़ेंगे, ऐसे रखो आप। अच्छा, उसका एक कारण था कि क्रूड ऑयल 60-65 चल रहा था, ज्यादा ऊपर नीचे गया नहीं, तो हमने फिक्स रखे दाम। तो एहसान ये कि हमने बढ़ाए नहीं आपके लिए। 70 से 100 हो गया, हमने नहीं बढ़ाई, ये कम है क्या आपके लिए? तो मैं बार बार ये पॉइंट मेक कर रहा हूँ कि कंपनी दोषी नहीं है। लेकिन मैं फिर से इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, हम गरीब आदमी, हम लाइटर में पेट्रोल यूज करते हैं, इसलिए हम आपको ऐसे छोड़ नहीं सकते। जब आपको 60 रुपए मिल रहे थे तब भी आप 100 रुपए में ही बेच रहे थे हमें। हाँ, क्योंकि अब आप 100 रुपए का 100 रुपए में बेच रहे हो, आप तो 60 रुपए वाला भी 100 में बेच रहे थे हमें। तो वो 60 रुपए वाला जब हम 100 में बेच रहे थे तो उसका गणित क्या है, उस 60 से 100 एकदम ठीक था। 60 से जब ऊपर गया तो मुझे आपने बढ़ाने नहीं दिया। पॉइंट समझ में आई आप? तो बीच का जो 40 रुपए का हिसाब किताब है उसको सरकार ने कम किया भी, 10-10 रुपए, 15-15 रुपए। अगर आप ये सोचिए कि वॉर नहीं होता और रूटीन में सरकार ये काम कम कर देती तो आपका पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हो जाता, 10 रुपए लीटर। क्यों नहीं किया सरकार ने? तो दोष कंपनी नहीं, सरकार के ऊपर है कि उन्होंने ये बीच में जो कर रखा है। अच्छा, ये समझाइए, आप रोज रोज सरकार को, हमारी सरकार है चुनी हुई, रोज सरकार पर आप डाल देते हैं। मुझे ये बताइए कि कितना मुनाफा, मान लीजिए 50 रुपए हम 10 रुपए कमा रहे हैं हम, मान लीजिए, तो 10 रुपए में से सरकार कितना कमाती है? मतलब सरकार की वजह से कितना महंगा पड़ रहा है हमारे को 10 रुपए में, और कंपनी की वजह से कितना पड़ रहा है? भाई इसको आप ये समझाएंगे तो हम कहेंगे सरकार से पूछेंगे फिर। भाई देखिए, सभी प्रकार के अगर आप इसको टैक्सेस को जोड़ेंगे तो कम से कम इस समय भी 35 से 40% टैक्सेशन है, और इसमें राज्य सरकारें भी हैं। ठीक है, सबको राज्य सरकार में नहीं है, हमारी जेब से जाए वो सरकार हमारी, कोई सी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, टैक्स का पार्ट अगर आप मान लीजिए 35 रुपए कमा रहे हैं आप, 35% कमा रहे हैं, कंपनी का मुनाफा कितना है? कंपनी का मुनाफा वेरी करता है, डिपेंडिंग कितना क्रूड आएगा। एक जनरल एवरेज 10-12% आप मान लीजिए ग्रॉस, 12%, 15% कमा रहा है, और वो कंपनी का कम भी हो तब भी सरकार 35% ले रही है, ज्यादा हो तब भी सरकार 35% ले रही है। नहीं, कंपनी का तो बढ़ता घटता रहता है भाई। हाँ, कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स तो 35%, 40% पे चल ही रहा है ना। वो चल ही रहा है। हाँ, यस, टैक्स में कहाँ बदल रहा है, वो तो टैक्स तो फिक्स है कि आपको इतना देना है, तो दे रहे हैं हम। तो अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, टैक्सेशन फिक्स है, उनके मार्जिन ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ, ये इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दाम ऊपर नीचे होने चाहिए। यही तो मैं आपसे डेली बेसिस पे जब नियम बना है कि रोज रात में सुबह जब आप 6 बजे उठेंगे तो आपको नया दाम मिले, क्योंकि रात में रिवाइज हो गया है।
और रिवाइज भी होता है 15 दिन के एवरेज पे, क्योंकि आप जो खरीद के ला रहे हैं बाहर से क्रूड ऑयल, तो उसका एवरेज निकाल के 15 दिन का एक ड्योड़ बना ली, और हर 15 दिन के हिसाब से एवरेज और डेली बेसिस पे रात में 12:01 पे दाम चेंज हो गया। अब वो दाम ही नहीं चेंज हुआ 5 साल से, क्योंकि टैक्स आपका फिक्स है और कंपनियां एक रेंज में कमा रही थी, तो चेंज नहीं हुआ। तो जब दाम बढ़े तब भी नहीं चेंज हुआ, इसलिए कंपनियों को नुकसान होने लगा। दाम और गिरे तब भी नहीं चेंज हुआ, क्योंकि टैक्सेशन उतना था और सरकार ने कम नहीं किया। तो कंपनियों को मैं कह रहा हूं कि उनसे ज्यादा सवाल गवर्नमेंट की तरफ आता। तो अभी भी देखिए सरकार ने फैसला लिया कि हमको नहीं बढ़ाने हैं, तो अब इसका नुकसान कौन झेलेगा? कंपनी झेल रही, रादर पिछले 2 महीने से तो कंपनी नुकसान उठा रही है। तो जो पिछला कमाया था अब वो दे दिया, सब नुकसान लीजिए आप। तो मतलब अब जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो वो हाँ। आप कह रहे हैं सरकार की वजह से बढ़ेंगे। अब इसको इस तरह से आप देखिए कि सरकार क्या करे, टैक्स न ले। नहीं, करने की बात छोड़िए, मुझे तो जिम्मेदार आदमी बताइए, मुझे तो लठ लेकर चलना। हाँ, ऑफ कोर्स नाम बढ़ेंगे, सरकार ही बढ़ाएगी, सरकार बढ़ाएगी। कंपनी तो अगर कंपनी में आप छोड़ दें तो कल बढ़ा देगी वो, कल सुबह। ठीक है। नहीं, और अब सरकार ने रोक रखा था क्योंकि चुनाव थे, ये भी साफ है। बिल्कुल है ना। अब चुनाव खत्म हो गए तो सरकार के अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये भी कह सकती है सरकार। फिर ये भी कह सकती है सरकार कि भाई ये कंपनियों का काम है पैसे बढ़ाना नहीं बढ़ाना। नहीं, ये देखिए, कहने में और करने में अंतर है। सरकार अगर ये कह दे कि दाम बढ़ाना भाई कंपनी लोग देखें, कल सुबह दाम बढ़ाएंगे वो, कल सुबह, उनको थोड़ी चुनाव लड़ना है। लेकिन नहीं बढ़ा रहे, क्यों नहीं बढ़ा रहे? मैं तो यही सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि इंडियन ऑयल कंपनी के चेयरमैन से कि आप दाम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो वो बताएंगे क्यों नहीं बढ़ा रहे, या क्यों नहीं घटाए थे तो वो भी बताते कि मैंने क्यों नहीं घटाए दाम। वैलिड क्वेश्चन है आपका, लेकिन पूछना किससे है ये आपको, ये सवाल है। ठीक है। राइट, बिल्कुल तो सही। अब मुझे बताइए कि क्या आपकी जो बैलेंस शीट है आपके मित्रों की, वो क्या कह रही है? कब तक दाम बढ़ सकते हैं, कितने दाम बढ़ सकते हैं, ये भी थोड़ा सा समझाइए। इसमें मुझे इसको हम एवरेज मानते हैं कि 100 पर ही चलेगा। अभी जो भी स्थितियां इंटरनेशनल चल रही हैं उस पे इतना ही चलेगा, इससे कम बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। अगर 100 पे ही मान लीजिए फिक्स हो जाए तो इसमें एक ही पॉजिटिव हो सकता है कि अगर मान लीजिए युद्ध खत्म हो जाए और दाम 100 पे ही रहेंगे, जो कि मुझे लगता है कि 9-12 महीने तो रहेंगे ही, क्योंकि वो खुलने के बाद सप्लाई ठीक होने में और जो नुकसान हुआ उसको रिपेयर करने में समय लगेगा। तो 100 पे मान लीजिए चले, तब भी शायद परिस्थिति सुधर जाएगी और दाम न बढ़ाने पड़े। ये मैं बहुत बोल्ड कॉल दे रहा हूँ आपको इसलिए, अच्छा, क्योंकि हाँ, बहुत जगह से डाइवर्सिफाई करके कंपनियां तेल ले रही हैं और बहुत सारी जगहों पे तेल डिस्काउंट पे दे रही हैं। जैसे कुवैत ने कहा कि हम डिस्काउंट पे बेचेंगे, इतने दिन से वो बेच नहीं पा रहे, तो उनकी हालत खराब, वो डिस्काउंट भी बेच सकते हैं। यूएई ओपेक से बाहर निकल गया है, वो निकला ही बाहर इसलिए क्योंकि उसको ज्यादा सस्ता तेल बेचना है। तो परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल सकती हैं और इंडिया को डिस्काउंट में तेल मिल सकता है। तो अगर 95-100 के आसपास क्रूड ऑयल फिक्स भी रहना, तब भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा इंडिया के लिए, लेकिन सप्लाई नॉर्मल होनी चाहिए। अगर सप्लाई नॉर्मल नहीं होगी तो दिक्कत है, तो लैंडेड कॉस्ट आपकी काफी नीचे आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा नरम गरम करके प्रॉफिट अपना थोड़ा कम करके बर्दाश्त चल सकती है, लेकिन कंडीशन है सप्लाई दुरुस्त होनी चाहिए। सप्लाई दुरुस्त नहीं होगी तो नहीं होगा। मतलब वो कहें कि कोल्ड कॉफी के साथ जो भुने हुए काजू हैं, कैश्यू नट्स है, वो ना लें, अभी कॉफी पी लेते हैं, इतना चला अभी कॉफी, यस, कॉफी पी काम चलाएंगे। अच्छा, इसको एक चीज और समझाइए मुझे सर, आपको भी ऐसे आदमी से पाला पड़ा ना जिसको कुछ नहीं समझ में आता। तो मुझे ये समझाइए कि ये जो हम तेल खरीद, आपने कहा कि भाई यूएई को बेचना है और किसी को बेचना है, कुवैत को बेचना है, ये सब तो ये, और जैसे हमारे अंकल जो सैम अंकल ने कहा था कि आप रशिया से मत खरीदना, फिर ये नहीं करना, तो ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है, इसका फैसला हम विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय करता है या अपनी जो कॉर्पोरेशन के जो मित्र हैं आपके चेयरमैन साहब वो करते हैं? नहीं, विदेश मंत्रालय करता है। विदेश मंत्रालय करता है, यस। तो विदेश मंत्री जी ने तो कहा था कि मुझे पता नहीं कौन करता, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देखेगी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा हमें पता नहीं कि क्या है, और फिर किसी ने कहा कि भाई वो तो कंपनी अपने आप खरीदती है, कम कर लेती है, ज्यादा कर लेती है। बहुत सारा कंफ्यूजन रखते हो आप। पीयूष जी ने भी कंफ्यूजन किया, उन्होंने कहा तो मुझे नहीं पता कि ये आप विदेश मंत्रालय से पूछे। विदेश ने पूछा, पेट्रोलियम से पूछे, पेट्रोलियम, अब तीनों लोग एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। और आप कह रहे हैं कि सरकार ही तय करती है कि कहां से खरीदना है कि नहीं खरीदना। एब्सोल्युटली, अगर सैंक्शन लगा दिया
हाँ। यूएस ने कि हम रशिया से आप ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो आप नहीं खरीदेंगे, कंपनियां अपने मन से कोई डील नहीं कर सकती। कारण ये है कि उनके ऊपर सैंक्शन लग जाएगा, बैन लग जाएगा। तो कंपनी अपने आप पे क्यों रिस्क लेगी? तो रिस्क लेगी। उसको बचाने कौन आएगा? कंपनी थोड़ी, आप सोचिए एक इंडिविजुअल कंपनी अमेरिका से छोड़ सकती है क्या? उसकी तो तो साथ उसकी अमेरिका से दुनिया में नहीं सकती। तो जब मतलब देश नहीं लड़ पा रहा तो एक कंपनी की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं खरीदूंगा तेल अमेरिका रशिया से, वो नहीं ले सकते। तो ये फैसले तो सरकार के लेवल पे होते हैं, क्योंकि उसका जो रिपरकशन है बहुत भयानक हो सकता है। तो ये तो पहली बात तो सरकार तय करती है। दूसरी बात, सरकार क्यों तय करती है कि भाई अगर आपने सैंक्शन लगा दिया और आपने वहां से लिया, सैंक्शन की परिभाषा यही कि आपने अच्छा वहां से ले रहे हो तो अब हमारे यहाँ से न मत लो, हम तो बैन लगाएंगे। और सैंक्शंस का ये भी तो मतलब है सरकार की तरफ से, जो मुझे समझ में आता है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, स्टैंड टू बी करेक्टेड, कि मान लीजिए सरकार सैंक्शन लगा दिए, ठीक है, और एक नीरज जी के एक मित्र कंपनी ने कहा कि भाई हम तो खरीद लेंगे, देखी जाएगी जो होगा, और उसका सैंक्शन का सरकार अमेरिका ने या किसी ने उस पर बढ़ा दिया, तो उसका असर तो दूसरी चीजों पर भी तो पड़ सकता है। वो कहेगा अच्छा तुमने तेल वहां से ले लिया, हम यहाँ से गुड़ भी आपको महंगा बेचेंगे। यस यस यस, बिल्कुल। इसलिए भी तो ये सरकार की जिम्मेदारी हुई ना, क्योंकि आपने तेल बढ़ा दिया, Exactly. कपड़ा हम शर्ट और नहीं खरीदेंगे या खरीदेंगे या जो भी काम है। देखिए, भारत की सीमा से बाहर कोई भी काम आप करते हैं, अब जैसे पहले तो इसको समझते हुए एग्जांपल समझाते हैं कि अगर मान लीजिए सैंक्शन का परिभाषा ये कि आपने अगर वहां से कुछ लिया तो हमारे साथ ट्रेड मत करिएगा, या हमारे साथ करेंगे तो हम बहुत भयंकर पेनल्टी लगाएंगे, हाँ, तो इसलिए आप नहीं लेते हैं। और देश की जिम्मेदारी, क्योंकि उसका असर 50 चीजों पर पड़ेगा, इसलिए जैसे सरकार वो अभी फैसला टैरिफ लेती है। लगा दिया था अंकल ने, सैम अंकल ने, सैम अंकल ने दुनिया भर टैरिफ की लगा चीजों दिया। पर। ये दूसरी चीज देखिए, आप हमारा, आप मान लीजिए आपके विजय जी के पास $10 लाख है, विजय जी का निजी पैसा है, उन्होंने उस पर टैक्स दिया है, मेहनत से कमाया है, लेकिन आप $2.5 लाख विदेश नहीं भेज सकते। क्यों? क्यों नहीं भेज सकते भाई? हमारा पैसा, हम कुछ भी करें, रूल है $2.5 लाख से ज्यादा आप एक साल में भेज ही नहीं सकते। एलआरएस की सीमा $2.5 लाख है। क्यों? क्योंकि आपका निजी फैसला जरूर है, लेकिन सीमा के बाहर अगर आप कोई जा रहे हैं काम करने, तो उसका असर देश पे पड़ेगा, डॉलर उसका असर कुछ बाहर जाएगा। तो इसलिए कोई भी विदेश में कोई फैसला होना, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी का हो, तो सरकार तय करती है। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि सैंक्शन लगा है तो कंपनी अपने आप जाके कुछ कर ले, नहीं कर सकती। ठीक है। तो आपकी सरकार बात में तय। इसलिए नहीं काट रहा, मना नहीं कर रहा कि आपने बोला कि आपके पास 10 लाख करोड़, ताकि मेरे इसी बहाने कोई इमेज बन जाए, ठीक है। बाकी वैसे मुझे पता नहीं $10 लाख कितने होते हैं, लेकिन फिर भी लोग मैंने जो कहा कि चलो आपके बहाने ही कुछ लोग सोचेंगे अच्छा ये है। मैं तो अभी ये देखिए, सोच रहा था, आप जब बोल रहे थे कि इसमें कितनी जीरो आती है यदि ये रुपए में हाँ, जाएगा तो, तो है ना, देखिए और इसमें यदि क्या मेरे जो होता है कि गुल्लक में जो रखे हुए हैं 1-1 रुपए के सिक्के, वो कितने हो जाएंगे? देखिए $10 लाख मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत डरते डरते मैंने नीचे फिगर रखा था अच्छा। कि अच्छा, आप बीपीएल वालों के हिसाब से बोल रहे थे। नहीं तो मैं तो $1 करोड़ बोलने वाला था कि अब देखिए डॉलर में ही आजकल दुनिया चल रही है, तो रुपए में तो रुपया तो हमारा कमजोर हो रहा है थोड़ा, तो डॉलर में ही रिटर्न देखना चाहिए। डॉलर टर्म्स में रिटर्न अगर आप बना रहे हैं तो ही आपका ज्यादा फायदा है रिटर्न में। अब हमारे सारे निवेशक विदेश में पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि वहां डॉलर में कमाई होगी, तो वहां भी एक लिमिट है। म्यूचुअल फंड वाले एक लिमिट से ज्यादा विदेश में निवेश नहीं कर सकते। अच्छा। मेरे ख्याल में $7 बिलियन की वो लिमिट है, और वो इंडस्ट्री वाइड लिमिट है, तो लिमिट सरकार ने वहां लगा रखी है। इसलिए मैंने कहा कि $10 लाख ही भेजिएगा अगर आप कोशिश भी करें, ढाई ढाई करके 4 साल में। चलिए, तो अब मतलब कुल मिलाकर ये है, आपकी वार्निंग ये है कि हम्म, बहुत सारी संभावना, आशंका, जो भी शब्द काम मिले, और कंपनियों के हिसाब से उम्मीद, जो भी हम्म, शब्द को जिसको जहां इस्तेमाल करना हो, वो तेल के दाम बढ़ा सकते। और यस, अगर अब भी नहीं बढ़े तो हमारी किस्मत कभी गलती से अच्छी हो जाए तो वो ठीक है, ऐसा आप कह ये रहे ये मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि दाम बढ़ सकते कभी भी। हैं। अब आपकी किस्मत बहुत तेज है और सब कुछ नॉर्मल हो गया तो नहीं बढ़ेंगे। हाँ, मतलब चुनाव ये नहीं होने के बाद भी, और तेल के दाम बढ़ने के बाद भी, और तमाम तरीके के टैरिफ्स और इसके बाद भी अगर तेल के दाम नहीं बढ़ते, तो फिर इसके लिए सरकार को भी थैंक यू कर सकते हैं। मतलब हमारी किस्मत तो पता नहीं कैसी है। नहीं कर, देखो आज की तारीख में तो थैंक यू कर सकते हैं भाई, नहीं बढ़ाए उन्होंने। अब नहीं नहीं, मतलब कंपनी, चुनाव के बाद भी नहीं बढ़ाए। वही मैं कह रहा हूँ, चुनाव के बाद भी नहीं बढ़ाए, और कंपनी झेले, कंपनी नुकसान उठाए, हमें क्या पड़ा, हमें सस्ता मिल रहा है, तो इसके लिए थैंक यू कर सकते हैं उनको। और बढ़ाएंगे तो नहीं करेंगे फिर।
चलिए सर, तो अब देखते हैं कि क्या बढ़ता है, कितना बढ़ सकता है वैसे आप करें अंदाजा? देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि रिकवरी अंडर 10-15 रुपए 20 रुपए तक की है, तो एक दो दो रुपए करके वो दो जल्दी चार जल्दी बार बढ़ा बढ़ा। सकते, जल्दी हाँ, जल्दी बढ़ा लेकिन सकते। एक झटके में ऐसा नहीं होगा कि 10 रुपए बढ़ा दें, 1-2 रुपए इस टाइप से कुछ हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम समझते हैं थोड़ा सा रात को यदि सो पाएंगे तो सो पाएंगे, देखेंगे कितना बढ़ता है सुबह। तो इसको भी वैसे ही करवा दीजिए जैसे आपका सराफा बाजार आपने करवा रखा है, रोज सोने सर का वो दाम आप बढ़। सर वो नियम है, पता नहीं हाँ, क्यों कंपनियों ने क्यों बंद कर दिया, वो तो रूल है कि रोज रूल सुबह है। आपको नया दाम मिलेगा, घटा या बढ़ा। आपको याद होगा पिछली बार कंपनियों ने कई समय तक दाम घटाए भी थे, हाँ, फिर अचानक से वो सिस्टम बंद कर दिया गया। तो भाई कंपनियों को मैं क्यों दोष दूं, किसने बंद किया है वो जब बताते ही नहीं किसने बंद देखो कराया। ये भी तो हो अपना सकता है रूल्स ना है कि वो। जब हो सकता है इसलिए कर दियो। मैं भी ऐसे ही बात करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही अमीर लोगों के खिलाफ हूँ। है नहीं ना मेरे पास पैसा, तो वैसे ही अंदर से ही गुस्सा आता है हम्म, कि ये हो सकता है ना कि इसलिए बंद किया हो कि भाई कम होते जा रहे थे दाम। अब रोज हम्म, उसको लिखेंगे और दाम कम नहीं करेंगे तो भी तो हम्म। सवाल खड़े होंगे। तो इससे बढ़िया कि भैया चुप रख लो। ये भी हो सकता है। चलिए सर, आज तो हम ये बात करते हैं, लेकिन बहुत दिन से हमारी जो है स्टार्टअप पर बात नहीं हुई, तो अगले हफ्ते से हम फिर कुछ नए स्टार्टअप्स पक्का। पर भी बात करेंगे और कुछ नई कहानियां भी। और एक जो आप बता रहे थे पुराने जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनकी भी कुछ कहानियां आप सुनाने वाले थे, तो वो बिल्कुल कहानियां भी सर। सुनाइए कि मतलब स्टार्टअप्स तो हैं ही, लेकिन कैसे हम्म, बिरलास बने, कैसे अंबानीज बने, कैसे और जो भी लोग हैं जितने लोग हैं, कैसे वाजपेयी जी बने, वो सारी कहानियां हम सुनेंगे। अगले हफ्ते से। यस। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, हम उम्मीद थैंक करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मस्त रहने, स्वस्थ रहने और व्यस्त रहने के लिए जरूरी है नीरज जी जैसे दोस्त रखें। और जो चैनल है नीरज डॉट वाजपेयी, उसको भी देखते रहे, तो उससे चुपचाप भी आपको पता पड़ सकता है स्वस्थ रहने का तरीका। यू। शुक्रिया। नमस्कार सर।